अन्नदाता, अन्नदाता, नीत तुम्हारा अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना, मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने, आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वो श्रम का देवता है, अन्नदाता है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है और ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। अधिक शहद उत्पादन लेने के लिए करें मधुमक्खियों की उचित देखरेख। अनार का बाग लगाकर किसान ले अधिक आमदनी। अपने राज्य के बहुत से किसान भाई मधुमक्खी पालन करके अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं, लेकिन वर्तमान समय में एक तो इनके आहार के लिए भरपूर पराग की उपलब्धता नहीं होती, तो वहीं दूसरी तरफ बरसात के कारण कीट व्याधियों का प्रकोप भी अधिक रहता है। तो मौन पालक भाई किस तरह से मधुमक्खियों और मधु बॉक्सों की देखरेख करें, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर हरीश शर्मा। तो हम अपना जो मौन वंश, जब हमारे मौन वंश जैसे हमारे 60 से 80 मौन वंश हम कहते हैं, एक स्थान पर रखें और उस स्थान को जहाँ पे हमारे अधिक मौन वंश होते हैं उसी को हम मोनाले कहते हैं, एपेरी कहते हैं। तो इस तरह एक मौन वंश से दूसरे मौन वंश में लगभग 2 से 3 किलोमीटर का फासला होना चाहिए। ये तो आगे मोनाले की बात। किसान भाइयों, इस व्यवसाय में एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है जिसे स्थानांतरण कहते हैं। इसमें फूलों की उपलब्धता के अनुसार मोन बॉक्सों की जगह बदलनी पड़ती है ताकि अधिक शहद का उत्पादन ले सकें। आपको अपने उस क्षेत्र के जो मौन पुष्प हैं उनके बारे में जानकारी होनी चाहिए। अब एक पुष्प होता है, एक मौन पुष्प में बात कर रहा हूँ, तो मौन पुष्प उन पुष्पों की को कहते हैं हम जिनसे मधुमक्खियां अपना नेक्टर व पोलन, मधुरस या पराग जो है एकत्रित करती हैं। जैसे कि हम सरसों के ऊपर करते हैं, मैंग्रोव्स के ऊपर करते हैं, हम यूकलिप्टस के ऊपर करते हैं, सनफ्लावर के ऊपर कुछ एरियाज में करते हैं। तो उन मौन पुष्पों की प्रचुर मात्रा होनी चाहिए। अगर उनकी मात्रा कम है तो आप जितना भी प्रबंधन कर लें आप शहद प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो इन चीजों का ध्यान तो रखना ही है। मौन पालन व्यवसाय में बॉक्सों की देखरेख ठीक से करना जरूरी है। अगर इस समय देखरेख में थोड़ी सी भी लापरवाही की तो व्यवसाय में घाटा हो सकता है। इसीलिए देखरेख में किन किन विशेष बातों का ध्यान रखना है, आइए जान लेते हैं। जो मौन गृह के अंदर आपकी चौखटें या फ्रेम हम कहते हैं, उनको हम हाइव टूल कहते हैं। उस हाइव टूल से उनको थोड़ा सा लूज करते हैं और जब आप मधुमक्खियों की फ्रेम को चेक करने वाले हैं तो एक तो अपने आप को स्थिर रखें, और सबसे महत्वपूर्ण जो हमारा काम होता है निरीक्षण करते समय वो यह भी होता है कि क्या इसमें एक अच्छी रानी है या नहीं है।
मौनवंश जितना सशक्त हो, लेकिन उसके आगे सशक्त तो तभी होगा जब हमारे उसमें एक अच्छी युवा रानी जो होगी वो उपलब्ध होगी। और साथ ही साथ रानी की कार्यकुशलता जो है वो हम देखते हैं अंडों से, ब्रूड से। तो जो ब्रूड है वो जिस भी फ्रेम पे आप देख रहे हैं वो स्कैटर्ड, बिखरा हुआ नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ अगर अंडे दिख रहे हैं तो अंडे एक ही डायरेक्शन में और एक साथ सभी के सभी कोस्ट में होने चाहिए, अन्यथा जो रानी है वो बूढ़ी हो चली है, उस रानी को बदलने की आवश्यकता है। और हर एक फ्रेम को आराम से उठा करके ऊपर जब आप निकालेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि उसमें पराग कितना है, उसमें शहद है तो शहद कितना है, अगर शिशु हैं तो क्या उसमें अंडे हैं, क्या उसमें शिशु हैं, और या बंद ब्रूड जिसको कहते हैं, किस अवस्था में है वो आपने देखना है। और अपने लिए आप उसका रिकॉर्ड भी रख सकते हैं कि हमारे किस फ्रेम पे ये जो पराग, शिशु या ब्रूड व अंडे की कितनी मात्रा है। अब इसमें हम निरीक्षण करते हुए एक तो मधुमक्खियों में देखेंगे कि भोजन है या नहीं है, भोजन इनका शहद होता है या पराग होता है, तो उसको देखेंगे। और जो स्थान जहाँ रखें हम वहाँ पे एक पानी का प्रावधान आवश्यक करें, इससे भी आपके जो मौनवंश है वहाँ पे हमेशा जो है स्वस्थ रहेंगे। और साथ साथ हम ये सुनिश्चित करेंगे कि कोई बीमारी तो नहीं है, तो बीमारी वयस्क मधुमक्खियों भी हो सकती है। और जब अंदर देखते हैं हम तो शिशुओं में देखने की कोशिश करते हैं, तो शिशु को भी हम देखेंगे कि उसमें जो शिशु है क्या उसका रंग जो है वो सफ़ेद है, अगर नहीं है तो उसमें क्या दिक्कत है, क्या उसकी पोजीशनिंग ठीक है या वो उल्टा पड़ा हुआ है, फूला हुआ है, तो वो भी हम कहते हैं कि उसमें कोई बीमारी है। किसान भाइयों, अगर आप मौन पालन शुरू करना चाहते हैं तो अपने जिले के उद्यान अधिकारी से संपर्क करें और इस व्यवसाय को शुरू करने में जो भी तकलीफ बातें हैं उसकी जानकारी लें तथा इस पर मिलने वाले अनुदान के बारे में भी पूरी जानकारी लें। इस व्यवसाय को भूमिहीन लोग जो हैं, छोटे स्तर पर जो किसान हैं, युवा है, तो महिलाएं हैं, कोई भी वर्ग इसको बड़ी सुगमता से अपना सकता है। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई कुछ उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ। शिव कस्बे में पहुंचने से पहले ट्रैक्टर रैली निकाली गई। बाड़मेर जिले के शिव उपखंड के ग्रामीण इलाकों में बिजली की समस्याओं से परेशान किसान धरने पर बैठे हैं। किसानों ने कल की वार्ता में समाधान न होने की वजह से कल 220 केवी जीएसएस बंद करने की कोशिश की थी, जिसके बाद पुलिस ने लाठियां चार्ज कर कुछ किसानों को हिरासत में भी लिया। किसानों का कहना है कि जब तक सरकार उनकी 18 सूत्री मांगों को पूरा नहीं करती तब तक धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। सीकर में राजस्थान फार्मासिस्ट एम्प्लॉयज एसोसिएशन की तरफ से एसके हॉस्पिटल में धरना प्रदर्शन दूसरे दिन भी जारी है। फार्मासिस्ट कर्मचारियों ने अस्पताल के मुख्य गेट के बाहर राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और प्रदर्शन किया। डीडवाना के सरदारपुरा कलां गांव के फरमान खान अरुणाचल प्रदेश में शहीद हो गए। जानकारी के अनुसार अरुणाचल में बर्फीले तूफान का सामना करते हुए फरमान खान शहीद हुए। फरमान के अलावा उनका एक साथी भी शहीद हुआ। फरमान की शहादत के बाद गांव में शोक की लहर छा गई। कोटा के दशहरा मैदान विजय श्री रंगमंच पर आज सेवानिवृत्त गौरव सम्मान समारोह का आयोजन हुआ। समारोह के दौरान उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला और केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी के साथ सेवानिवृत्त शिक्षक शिक्षिकाओं और पेंशन ब्रेक के बाद एक बार सभी दर्शकों का एक बार फिर से अन्नदाता में स्वागत है। चलिए रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर।
अनार खाने में स्वादिष्ट और मीठा फल है। ये कई रोगों में लाभकारी भी है। इस कारण अनार के फलों की मांग हमेशा बनी रहती है। अनार की बागवानी करके किसान अच्छी आय कमा रहे हैं। इसी लाभ को देखते हुए जो किसान अनार की बाग लगाना चाहते हैं वो अनार की उन्नतशील किस्मों का चयन करके वैज्ञानिक तरीके से बाग लगाएं, जिससे आगे चलकर आपको बाग से अधिक फल उत्पादन मिल सके। इसकी समस्त जानकारी दे रहे हैं कृषि विशेषज्ञ प्रवीण बर्डे। अनार की खेती के बारे में चर्चा करना चाहूँगा। किसान भाइयों, आज कल अनार का क्षेत्रफल काफ़ी बढ़ते जा रहा है, क्योंकि अनार एक ऐसी फसल हो गई है जो कि काफ़ी अच्छा उत्पादन देती है। प्रति हेक्टेयर के हिसाब से इसमें काफ़ी अच्छा उत्पादन प्राप्त होता है। इसकी जो खेती कैसे की जाए इसकी चर्चा करना चाहूँगा। अनार का पौधा 3-4 साल में पेड़ बनकर फल देने लगता है और एक पेड़ करीब 25 वर्ष तक फल देता है। साथ ही अब तक के अनुसंधान के मुताबिक प्रति हेक्टेयर उत्पादकता बढ़ाने के लिए अगर 2 पौधों के बीच की दूरी को कम कर दिया जाए तो प्रति पेड़ पैदावार पर कोई असर नहीं पड़ता है। हालांकि ज्यादा पेड़ होने से प्रति हेक्टेयर उत्पादन करीब 1.5 गुना हो जाता है। किसान भाइयों, इसके लिए हमें जो मिट्टी है, वैसे तो अनार सभी मिट्टी में हो जाता है, परंतु रेतीली दोमट मिट्टी इसके लिए सर्वोत्तम होती है, जिसमें कि जल निकास की अच्छी सुविधा हो, साथ ही जल धारण क्षमता भी हो। इसमें जो की जाने वाली क्रिया है जैसे कि रोपण है, और सबसे महत्वपूर्ण बात आती है किस्मों का सिलेक्शन। किस्मों के सिलेक्शन में हमें किस्में तो बहुत सारी है, लेकिन किसी क्षेत्र के हिसाब से सिलेक्शन करना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसमें जो अपने अनार की किस्में, इसमें गणेश है, ज्योति है, मृदुला है, भगवा है, सुपर भगवा है और अरक्ता है। इसमें आजकल भगवा तथा सुपर भगवा काफ़ी प्रचलित किस्में हैं, जो कि जिनका बीज काफ़ी मुलायम होता है तथा फल का आकार भी काफ़ी अच्छा होता है। परंपरागत तरीके से अनार के पौधों की रोपाई करने पर 1 हेक्टेयर में लगभग 400 पौधे ही लग पाते हैं, जबकि नए अनुसंधान के अनुसार 3 गुणा 3 मीटर की दूरी पर अनार के पौधों की रोपाई की जाए तो 1 हेक्टेयर में 1100 पौधे लगने से पैदावार 2 से 3 गुना तक बढ़ जाएगी। रोपण में हमें ध्यान रखने की बात यह है कि आजकल सघन बागवानी का कंसेप्ट चल रहा है, इसमें कि हम 5x2 मीटर पे भी इसके पौधों को लगा सकते हैं, जिसमें कि 1000 प्रति हेक्टेयर के हिसाब से पौधे आते हैं। इसके साथ में यदि 5x3 पे लगाते हैं तो 666 पौधे प्रति हेक्टेयर आते हैं। 4.5x3 मीटर पे यदि हम लगाते हैं तो 740 पौधे प्रति हेक्टेयर आते हैं। लेकिन जो इसकी सामान्यतः दूरी है 4 से 5 मीटर के हिसाब से इसका वृक्षारोपण सामान्य दूरी पे किया जाता है, जिससे कि काफ़ी अच्छा उत्पादन प्राप्त होता है। पौधारोपण के 1 माह पूर्व 60 सेंटीमीटर लंबाई, चौड़ाई और गहराई के आकार में गड्ढे खोदकर 15 दिनों तक खुला छोड़ दें, जिसके बाद गड्ढे की ऊपरी मिट्टी में 15 किलोग्राम पकी हुई गोबर की खाद, यूरिया 60 ग्राम, DAP 50 ग्राम, क्लोरोपायरीफास चूर्ण मिट्टी में मिलाकर गड्ढों को सतह से 15 सेंटीमीटर ऊंचाई तक भर दें। गड्ढे भरने के बाद सिंचाई करें ताकि मिट्टी अच्छी तरह से जम जाए। इसके बाद पौधों का रोपण करें और रोपण तुरंत बाद सिंचाई करना नहीं भूलें। किसान भाई, इसके साथ में हमें बहुत सारे बातों का ध्यान रखना होता है, जैसे सिंचाई के लिए हमें वैसे तो सामान्यतः फ्लड सिंचाई की जाती है, परंतु यदि ड्रिप सिंचाई का उपयोग किया जाए तो उससे उत्पादन क्षमता के साथ साथ जो जल की मात्रा भी कम लगती है तथा उपज अच्छी प्राप्त होती है। ट्रेनिंग प्रूनिंग जिसे कटाई छटाई या सदाई कहते हैं, यह भी अनार की फसल में बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसमें जो सदाई है उसमें एक तो मतलब एक तना मतलब जिसे सिंगल स्टेम
कहते हैं, और दूसरा बहु तना मतलब कि मल्टी स्टेम के आधार पे इसकी सदाई की जाती है। तो इसमें एक तना में एक ही शाखा को बढ़ने दिया जाता है और साथ में पौधे के आकार को मेंटेन किया जाता है। बहुतना में एक पौधे से काफ़ी शाखाओं को बढ़ने दिया जाता है तथा उसमें फल आने दिया जाता है। अनार में वर्ष में 3 बार जून जुलाई, सितंबर अक्टूबर और जनवरी फरवरी में फूल आते हैं। व्यावसायिक रूप से केवल एक बार की फल ली जाती है और इसका निर्धारण पानी की उपलब्धता एवं बाजार की मांग के अनुसार किया जाता है। जिन क्षेत्रों में सिंचाई की सुविधा नहीं होती है वहां मृग बहार से फल लिए जाते हैं तथा जिन क्षेत्रों में सिंचाई की सुविधा होती है वहां फल अम्बे बहार से लिए जाते हैं। बहार नियंत्रण के लिए जिन बहार से फल लेने हो उसके फूल आने से 2 माह पूर्व सिंचाई बंद कर देनी चाहिए। तो आज अनार हर घर में पहुंच चुका है और हर परिवार में इसका सेवन किया जाता है। अनार काफ़ी अच्छा औषधीय गुणों से परिपूर्ण फल है। इसमें काफ़ी मात्रा में आयरन, मैग्नीशियम, पोटेशियम, फास्फोरस तथा सूक्ष्म पोषक तत्व पाए जाते हैं। किसान भाई, इन्हीं सब बातों का ध्यान हम अनार की खेती में रखते हैं तो अच्छा सफल उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। आगे और भी हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। कोटा में बीजेपी के पूर्व विधायक भवानी सिंह राजावत ने पराक्रम कार्यकर्ता सम्मेलन दिवस के रूप में अपना जन्मदिन मनाया। हमाशाह मंडी परिसर में जन्मदिन पर आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन पर कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ देखी गई। जन्मदिन के बहाने पूर्व विधायक ने शक्ति प्रदर्शन भी किया। डूंगरपुर जिले के सदर थाना क्षेत्र के माथू, गामड़ा, खास धाणी, रेलड़ा फला में एक युवक ने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली है। घटना के समय उसकी पत्नी अपने 4 बच्चों को लेकर पीहर भाइयों को राखी बांधने गई थी। डूंगरपुर के 84 थाना क्षेत्र के निगाला गांव में एक कॉलेज छात्र ने पेड़ से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक सेकंड ईयर का छात्र था। छात्र पर पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सुपुर्द किया। फिलहाल आत्महत्या के कारणों का खुलासा नहीं पाया। डूंगरपुर में विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर कलेक्टर लक्ष्मी नारायण पंत मंत्री ने ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अपनी अगली प्रस्तुति की ओर। तिलहनी फसलों में मूंगफली का प्रमुख स्थान है और हमारे जिन भाइयों ने इसकी खेती की है और इससे अधिक उत्पादन लेने के लिए फसल में कुछ जरूरी कार्यों को करना आवश्यक है। तो आप मूंगफली की फसल में इस समय किए जाने वाले कार्यों को किस तरह से करें, इसकी जानकारी दे रही हैं विषय विशेषज्ञ रीना शर्मा। किसान भाइयों, अभी खरीफ का मौसम में काफ़ी फसलें लगी हुई हैं इस समय। इसमें मूंगफली एक विशेष फसल है। तो अब किसान भाई, कैप्सूल बनते समय हमें मिट्टी चढ़ाना बहुत ज़रूरी होता है और उसके साथ साथ हमारा जो खरपतवार नियंत्रण भी कंट्रोल हो जाता है, फिर जिससे आपकी जो कैप्सूल होते हैं वो बहुत अच्छे, मजबूत और काफ़ी मोटे बनते हैं। और इस बात का ध्यान रखें कि बारिश के दिनों में लंबा अंतराल हो तब आवश्यकता अनुसार सिंचाई करें। सिंचाई इसकी कलर से करने पर कम पानी में अधिक क्षेत्र पर आसानी से सिंचाई हो जाती है और फसल की बढ़वार अच्छी होती है, जिससे पैदावार अधिक मिलती है। आप किसान भाई, बात आती है जैसे कि जो अपना उर्वरक की, तो उर्वरक तो हम पहले ही इसमें दे देते हैं
लेकिन यदि आपने देखा हो कभी कभी क्या होता है कि सब कुछ अच्छा करने के बाद भी कि वेजिटेटिव जो वानस्पतिक ग्रोथ है वो आपकी अच्छे से नहीं हो पाती। तो किसान भाइयों, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए कि जो हमारा 1 केजी NPK को लेकर 500 लीटर पानी में घोल कर आप प्रति हेक्टेयर के हिसाब से इसका स्प्रे करेंगे तो निश्चित ही आपकी जो फसल है बहुत अच्छे से हो जाएगी। इसके बाद इसमें कीट भी बहुत आते हैं, तो आपके स्थानीय जो आपका जो कृषि विज्ञान केंद्र हो या जो कृषि विभाग हो या जो आपके RAEO हों, आप उनसे संपर्क करके उस समय उपलब्ध जो भी मार्केट में दवा है उसको आप लेकर स्प्रे कर सकते हैं। मूंगफली की फसल में सफेद लट कीट को नियंत्रित करने का तरीका। गर्मी में खेत की गहरी जुताई करें जिससे जमीन में सुषुप्तावस्था में पड़े कीट सूर्य की तेज रोशनी से नष्ट हो जाए और परभक्षी पक्षियां भोजन बन जाए। हमेशा अच्छी सड़ी खाद खेत में डालना चाहिए। बिजाई से पूर्व मूंगफली के बीजों को 3 मिली इमिडाक्लोरोप्रिड 17.8 SL से प्रति किलो बीज की दर से उपचारित करके बुआई करनी चाहिए। खड़ी फसल में लट नियंत्रित हेतु मानसून की वर्षा के बाद जब भृंग निकलने लगे उसके ठीक 20 से 25 दिन बाद प्रति हेक्टेयर इमिडाक्लोरोप्रिड 17.8 SL 300 मिली 100 किलो सड़ी खाद अथवा वर्मी कंपोस्ट में मिलाकर खेत में डालें और इसके बाद हल्की सिंचाई कर देनी चाहिए। इमिडाक्लोरोप्रिड 17.8 SL पानी में घोलकर मटके में भरकर निचले हिस्से में छिद्र करके सिंचाई के समय देना चाहिए। किसान भाइयों, मेरे द्वारा बताई हुई जानकारी सामसायिक जो चर्चा आज हमारी हुई है इसको ध्यान में रखते हुए यदि आप मूंगफली की खेती करते हैं तो निश्चित ही आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज किसान का सवाल और उनका जवाब इस प्रकार से है। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम बिलिया, जिला पाली के कृषक रामेंद्र सिंह ने। ये सब्जी वाली फसलों में फल छेदक कीट की रोकथाम के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो रामेंद्र सिंह जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। प्रदेश के बहुत से किसान भाई कई तरह की सब्जी वाली फसलों की खेती करके अच्छा खासा मुनाफा कमाते हैं, लेकिन कभी कभी इनकी फसल कुछ हानिकारक कीटों की चपेट में आ जाती है, जिनकी समय से रोकथाम न करने पर किसानों को फसल से कम उपज की प्राप्ति होती है। परिणाम स्वरूप उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ता है। इसलिए हमारे जो किसान भाई सब्जियों की खेती कर रहे हैं उनकी फसल में जो कीट का प्रकोप अधिक देखने में आ रहा है वह है फल छेदक कीट। यह कीट सब्जी वाली फसलों को बहुत अधिक नुकसान पहुंचाता है। इसके शलभ के शरीर पर विशेष प्रकार के काले भूरे धब्बे होते हैं, जबकि आगे के पंखों पर सफेद बिंदियां होती हैं। इसकी सुंडी हरे से धूसर रंग की होती है। लार्वा हल्के गुलाबी रंग के होते हैं। शुरुआती अवस्था में लार्वा प्रहरों में प्रवेश कर जाते हैं, जिससे प्रहरों मुरझाकर झुक जाते हैं। इसके बाद लार्वा फलों में छेद करके अंदर घुस जाते हैं और फल के भीतरी भाग को खाते रहते हैं, जिससे फल कांटे हो जाते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये सुंडी फलों को किस तरह से नुकसान कर रही है। इस तरह एक सुंडी 2 से 8 फलों को खाकर नष्ट कर सकती है। ऐसे फल खाने योग्य नहीं रहते हैं, जिनका बाजार में कोई भाव भी नहीं मिलता है। तो इस तरह की समस्या से बचने के लिए किसान भाई रोपाई के समय 14:1 के अनुपात में मुख्य फसल के साथ गेंदा फसल को लगाएं, जिस कारण ये कीट गेंदा की फसल पर आ जाएंगे, जिससे इस कीट के नियंत्रण में आसानी होगी। इस कीट की निगरानी के लिए 2 फेरोमोन ट्रैप प्रति एकड़ की दर से प्रयोग करें और प्रत्येक 20 से 25 दिन के अंतराल पर पुराने लेयर के स्थान पर नए लेयर लगाएं।
इसके अतिरिक्त अंड परजीवी ट्राइकोग्रामा के 3 से 5 ट्राइकोकार्ट प्रति हेक्टेयर की दर से 10 दिन के अंतराल पर लगाना चाहिए। किसान भाइयों, इस कीट की रोकथाम के लिए BT 500 ग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। इसके अतिरिक्त आप नीम तेल 5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव कर सकते हैं, जिससे आप इस कीट पर काफी हद तक नियंत्रण पा सकते हैं। और यदि फिर भी इस कीट का प्रकोप फसल में देखने में आ रहा है, तो फिर सबसे पहले आप कीट ग्रसित फलों को तोड़कर एक जगह पर एकत्रित करके नष्ट कर दें। ऐसा करने से सुंडी एक फल से दूसरे फलों को नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी। किसान भाइयों, इस कीट के रासायनिक नियंत्रण के लिए आप क्लोरांट्रानिलीप्रोल 18.5 SC या इंडोक्सा कार्ब 14.5 SC दवा की 400 मिलीलीटर मात्रा को 500 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव कर दें, जिससे आप इस कीट पर नियंत्रण पा लेंगे। इस तरह किसान भाइयों, अगर आप बताए गए इन उपायों को अपनाते हैं तो आप अपनी सब्जी फसलों को फल छेदक कीट से तो बचा ही सकते हैं, साथ ही आप अच्छी क्वालिटी की अधिक पैदावार भी ले सकते हैं, जिसका आपको बाजार में अच्छा भाव मिलेगा, जिससे आपकी आय भी बढ़ेगी। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं।
प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadaata@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800889216 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क भी कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर से होगी आपसे मुलाकात कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।